आप सब वीडियो देखने वालों को मेरी जय माता दी। सर और मेरे भाई बहनों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो हमारे दिल्ली के अंदर अनथोराइज कॉलोनियों के अंदर जो परेशानियाँ आ रही हैं, जो तोड़फोड़ हो रही है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका हल क्या है। मेन हल है, हर आदमी ये कहता है ये गलत है, ये गलत हुआ, इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये हमारा इतिहास क्या है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। जब 1947 में आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं था। वहाँ से पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए, हर जगह से रिफ्यूजी आए, तो हमारे यहाँ पे मेन मेन शहरों में बसे, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई वगैरह। अब यहाँ कोई प्लानिंग नहीं थी, सब लोगों को बसाना था। सब लोग बसते गए, आते गए, बस गए। तो जैसे तो कोई प्लानिंग नहीं थी। ये मालवीय नगर, लाजपत नगर वगैरह, ये सारी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो उस टाइम गवर्नमेंट ने इन रिफ्यूजियों को दी। उसके अलावा कुछ और लोग अनथराइज्ड कॉलोनियों में भी बनी, जिन्होंने गवर्नमेंट सबका तो डिमांड पूरी नहीं कर सकती थी। फिर उन्होंने अनथराइज्ड कॉलोनियां उस टाइम भी बननी शुरू हो गई, और ये सिलसिला चलता रहा। सिलसिला कब तक चला? 1961 तक। और 1961 के अंदर 110 कॉलोनियां हमारी, आगे की ये कॉलोनियां हमारी गलत हैं, और 42 कॉलोनियां एक और चल रही थी साथ साथ। फिर गवर्नमेंट ने इन कॉलोनियों को पास किया है, स्पेशली पास किया, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि और कोई चारा नहीं था। क्योंकि जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी, संसाधन बहुत कम थे, मार्केट में पैसा नहीं होता था। अब लोगों ने तो बसना है। अब दिल्ली ऐसे है क्योंकि सब लोग दिल्ली में ही आना चाहते थे, क्योंकि बाहर रोजगार नहीं थे, काम धंधे नहीं थे, तो उसकी वजह से सब लोग दिल्ली आते गए, दिल्ली आते गए। और ये ऐसे करते करते फिर गवर्नमेंट ने प्लानिंग की, और 1957 के अंदर डीडीए की स्थापना की। डीडीए की जो स्थापना इसलिए की गई थी कि ये डीडीए की ड्यूटी दी गई थी कि आप दिल्ली में सारे लोगों को घर दोगे, सारी पूरी जमीन, पूरी दिल्ली डीडीए को दे दी गई, और स्पेशली उनको अधिकार दिया गया कि आप ही ये सारे काम करोगे। परंतु डीडीए ये काम नहीं कर सका, ये सबको मालूम है। आज इतने साल हो गए, 75 साल के अंदर, 70 साल कह सकते हैं कि 70 साल के अंदर ये सिर्फ 5 लाख मकान भी नहीं बना पाए अच्छी तरह। और ये जो मकान बनाते हैं, 20-25 हजार मकान बनाते हैं साल, 2 साल, 4 साल में, वो भी अब नहीं बिक रहे, क्योंकि अब कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो गई। पहले जो मकान मिलते थे 2-2.5 लाख, 3 लाख मिलता था, जिसकी कीमत आज की डेट में 2 करोड़, 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ ऐसे है। तो ऐसे डीडीए लैंड आज डीडीए उसी रेट पे बेच रही है जिसपे प्राइवेट बिल्डर बेचता है। तो कोई भी ले ही नहीं सकता कि ये हम ये वाली प्रॉपर्टी ले लें। जब दिल्ली में जनसंख्या बढ़ रही थी, लगातार बढ़ती गई, 1961 में कॉलोनियां पास हुई, फिर 1967 में भी कॉलोनियां पास हुई, 607 के आसपास। तो हमारा ये सिलसिला चलता रहा, और 1974 तक ये सारा काम होता रहा। अब कॉलोनियां, जो लोग तो आएंगे उनको घर चाहिए। हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम आता था, कृषि दर्शन। हमारे दिल्ली में लोग कृषि दर्शन देते, हमारे खेती होती थी, और कृषि दर्शन प्रोग्राम आता, लोग देखते थे। पर धीरे धीरे जब इतने लोग आते गए और डीडीए दे नहीं पा रही, तो कहाँ रहेंगे वो लोग। तो इन सारे के सारे जो जितने गांव थे, इन गांव के आसपास जो एग्रीकल्चर लैंड थी या कोई भी लैंड थी, तो उसके ऊपर उन्होंने कॉलोनियां लोगों को बसाया। ये एक प्रकार देखा जाए तो उन्होंने सारे काम किए, उनको बसाया है। उस बसाने के अंदर मैं कहूंगा कि ये दिल्ली पुलिस हो गई, डीडीए हो गई, एमसीडी हो गई, या रिज हो गया डिपार्टमेंट, इन्होंने बल्कि सहायता की। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको बसा नहीं तो कौन है। आज ये आप बताओ कि यदि आप गवर्नमेंट के सहारे बैठे रहोगे तो 25,000 मकान आज की डेट में, कैसे 25,000 मकान पूरा कर सकते हैं? 25,000 मकान भी, जबकि हमारे देश के अंदर, या हम सबका डाटा है कि दिल्ली के अंदर 5,000 आदमी आ रहे हैं डेली। कोई नौकरी के लिए आ रहा है, कोई काम के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए आ रहा है। ये कहाँ लेंगे? आज हर, यदि ये कॉलोनियां नहीं बनती तो कैसे होता? बहुत मुश्किल था। ये कह रहा हूँ कि बसाया इन्होंने। वो अलग बात है कि जिन्होंने जब बसाया तो खूब दबा के पैसे कमाए, और जो प्लानिंग की गई वो बेतहाशा, बेतरीके से की गई। क्यों? वो इसलिए हुई कि किसी भी गवर्नमेंट ने इस बात को अच्छी तरह नहीं देखा। आज की डेट में हमारी किस्मत है, मैं कह रहा हूँ बड़ा शुक्र है भगवान का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने 10 साल के अंदर इतने काम कर दिए हैं कि एक दिन लगता है कि मुझे अभी आप 5 साल होंगे या 10 साल, 20 साल में हर गली के अंदर उनका नाम होगा कि इतने काम कर रहे हैं।
डेली इतने काम करते हैं, डेली इतने अनाउंसमेंट देख के थक जाता कि ये आदमी करता है कैसे, इतने अनाउंसमेंट करने में टाइम इतना लग जाता है कि इतने काम कैसे कर लेता है। क्योंकि उनको पता है वो रूट लेवल से उठे हुआ नेता है, और उन्होंने आज देश का सौभाग्य है कि हम उस दौर में हैं जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो धर्म के ऊपर, लोगों के समाज कल्याण के लिए, लोगों के घरों के लिए इतने काम कर रहे हैं कि समझ नहीं आता उस दिन दौर है। पीछे अभी एक मंदिर का स्थापना हुई थी, उसका उद्घाटन हुआ था कल, एक मंदिर की, उसमें मोदी जी ने एक बयान दिया था कि ये कुछ लोग काम छोड़ गया, मेरे लिए छोड़ गए। ऐसे ही मैं ये कह रहा हूँ, जय मोदी जी, आप इस टाइम भगवान का रूप है, इस टाइम हमारे देश में विष्णु का अवतार है। जब राम जी हुए थे तो कभी लोगों ने नहीं माना, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आज इनको मिल रही है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आज भी हो सकता है कि वह आप इंसान के रूप में आए हैं, तो आज एक दिन ऐसा आएगा कि लोग आपकी पूजा करने लगेंगे यदि आप ऐसे ही काम करते हैं। थोड़ी सी गलतियां किसी से भी होती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप इंसान हैं। इंसान कुछ भी करता है तो भलाई के लिए करता है, और आपने तो इतने काम किए, हर टाइम लोगों का दर्द है, हर टाइम छोटी छोटी बात। एक बार पीछे अक्षय कुमार जी का इंटरव्यू दे रहे थे आप, तो आपने कहा कि कोई बस भी गिर जाती है कहीं पे और मैं खबर देख लेता हूँ, तो मैं रात तक 3 बजे तक 4 बजे तक फोन करता रहता हूँ कि हाँ उनको सहायता मिली है कि नहीं मिली। तो ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा दुख सुख देने वाला प्रधानमंत्री, आज हमारी दिल्ली के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, उनको उजड़ता हुआ देख के रोना आता है। जो लोग पूरी जिंदगी की कमाई इन लोगों को इन कॉलोनी में लगा दी, आज उनके घर उजड़ते हैं तो इतना रोना आता है कि हे भगवान, ऐसा इन्होंने क्या पाप किया है। उनको घर चाहिए था, उनको कोई प्लानिंग नहीं है, किसी को पता नहीं। आज आप कहोगे कि आपने जमीन गलत थी, आप बताओ कि आज की डेट में भी मैं जमीन के लिए पूछने जाऊंगा कि जमीन ठीक है या गलत है, नहीं बता पाए, जबकि आज की डेट में इतनी क्रांति हो गई है, इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, तब भी मैं नहीं जा सकता। आज मैं पीछे एक फर्द लेने के लिए पटवारी के पास गया, वहां 3-4 पटवारी बैठे थे, किसी ने भी अपना नाम नहीं बताया। मैं पूछता रहा कि हमारे इलाके का पटवारी कौन है। इतनी यहाँ पे इतनी हेरा फेरी है, तो आप बताओ कि एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा। वो तो देख रहा है कि ये मकान बन रहे हैं, सारी दुनिया रह रही है, और वो उसके अंदर जमीन ले लेता है, तो ये क्या गलती है। उसने पैसा दिया, सब कुछ किया। आज की डेट में आपका पीछे भी कल परसों आया कि 2.5 करोड़ लोगों को आपने गांव में दिया और 1 करोड़ लोगों को आपने मकान बना के दिया। मेरी सब यही दुकान है कि जब इतने लोगों को आप मकान बना के दे रहे हैं, ये लोग बच चुके हैं, इनके अंदर मैं मानता हूं कि इन्होंने गलतियां की हैं, ये बच चुके हैं, इनको बसाने के लिए कदम बढ़ना चाहिए, ना कि उजाड़ने के लिए। जो भी आता है, एक डीडे का आदमी आता है, एक एमसीडी का आता है, एक वन विभाग वाला आता है, ये कहाँ सोए हुए थे पहले। अब हम बार बार ये कहते हैं कि पहले क्यों बनने दिया। इतनी इतनी बिल्डिंग हैं जो बनती हैं, वो ऐसे बन रही, वो कोई एक दिन में तो बनती नहीं है, कोई साल में, कोई 2 साल में बनती है, तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो जनता की क्या है, जनता की गलती क्या है इसके अंदर। जनता यही है कि उसको जरूरत है, वो क्या करे, कहाँ जाए। वो तो ये सारी बातें आप प्रैक्टिकली सिर्फ आप ही सोच सकते हो, क्योंकि मोदी जी इस टाइम, आपने जैसे अभी पीछे हम खबरें देख रहे थे कि अगले 100 दिन की प्लानिंग कर रहे हो कि मैं जीतूंगा तो अगले 100 दिन क्या काम करूंगा। इतना एडवांस आदमी कौन हो सकता है, और इतना विश्वास किसको हो सकता है। आपने इतने बड़े बड़े काम किए, मंदिर बनवाया, 370, पता नहीं क्या क्या, गिनती नहीं है। यदि आप लिखने लगोगे ना तो 2 पेज भर जाएंगे मोटी मोटी बातों के लिए, और जो छोटी छोटी बातें हैं उसको कितने काम किया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इन अनथराइज्ड कॉलोनियों को उजड़ने से बचा लो। जब पिछले बार दिल्ली के इलेक्शन, पहले आपने 2014 में अनाउंसमेंट करवाई थी कि मैं 2014 तक की कॉलोनियां पास करूंगा, फिर उसका टाइम निकल गया, कोई आपको बताता ही नहीं है। कोई दिल्ली का आदमी, एमपी वगैरह, कोई बताता ही नहीं है कि सर ये परेशानी बहुत ज्यादा है, लोग इतने परेशान हैं। आपके नजरों में जो बात आ जाए तो सब हल है। मैं कह रहा हूँ हर चीज का हल आप हल निकालते हो। मैंने भी जो ये वीडियो बनाया सोल्यूशन के लिए बनाया। आपने जिस बार दिल्ली के इलेक्शन से पहले अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक तरफ मनोज तिवारी जी बैठे थे, एक तरफ हरदीप पुरी जी बैठे थे, और आपने अनाउंसमेंट की थी 1731 कॉलोनियां मैं आज पास कर रहा हूं। आपने कह दिया, पर सर आप जानते नहीं 1731 कॉलोनियों में से
69 कॉलोनियां अपने आप ही रिटेन कर दी कि इसको हम पास नहीं करेंगे, ये अमीरों की कॉलोनी है। सर ये कहाँ का है कि जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो सबको एक जैसा देते हो। आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, उस 80 करोड़ लोगों में से कम 2-3 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो समृद्ध हैं, क्या उनको नहीं दे रहे? आप ये नहीं देख रहे कि चलो कोई बात नहीं वो भी ले जाए, पर जो गरीब को मिले। हमारे देश का जो कानून कहता है वो ये कहता है कि हाँ जी 3 निर्दोष आदमी, मतलब 3 मुजरिम छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। वही बात मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ये आपको कह रहा हूं। भगवान, मैं कहता हूं कि हर आदमी इस बात को आप तक पहुंचाए। मैंने कोई 1-2 बार ईमेल किया था कि मुझे कोई मोदी जी का 2 दिन मिनट या 5 मिनट दिलवा दे। इसलिए नहीं कि मैं ये देख रहा हूँ कि कोई आदमी इस ढंग से बताता ही नहीं है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। इतनी कॉलोनियां बनी हुई हैं। अब आप बताओ कि आपने ही ये शुरू किया कि पीएम मोदी योजना के अंदर कॉलोनियां पास हो रही हैं, और जब लोग डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हैं फिर नहीं। अब आके जब अभी पीछे 9 कॉलोनियों के ऊपर आया था कि 9 कॉलोनियों के वहां आप सारे पेपर जमा करा दिए उन्होंने। अब कहीं से वन विभाग आ गया उठ के और कह रहा है ये जमीन हमारी है। जब इनकी जमीनों पर इनकॉर्चमेंट हो रही थी तब इन्होंने क्यों नहीं देखा? एमसीडी के हो रहा था। जितनी 1731 कॉलोनियां पास हुई हैं जिसको आपने बोला, उसमें से 700 के आसपास कॉलोनियां हैं जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ही बनी हुई है। ये सबको पता है, आज नहीं पता। एक किताब है उसके अंदर मैंने उसी से डाटा लिया था। ये किताब है, इसके अंदर 2006 में भी ये जब कॉलोनियां पास हुई तो इंदिरा गांधी ने 670 के आसपास कॉलोनियां 1975, 77, 78 में पास की थी, और सारी कॉलोनियां ऐसे टीज वेरियस बेसिस पास हुई थी। वही इसका हल है। आज की डेट में भी जो कॉलोनियां पास होंगी वो ऐसे टीज वेरियस बेसिस पास होंगी। आप उसमें करेक्शन करेंगे, जहां बहुत ज्यादा इनकॉर्चमेंट है, जहां कम है वहां इकट्ठे करेंगे। आपने ही आपके नेतृत्व के अंदर ही हो रहा है कि मुंबई के अंदर धारावी इतनी बड़ी अंडरस्टैंड कॉलोनी है, और उसके अंदर वो अदानी जी इसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो हमारी दिल्ली है, इसके अंदर जो कॉलोनियां ठीक हैं उनको पास किया जाए, और जहां करेक्शन है वहां पे बिल्डरों को दिया जाए। आप कई लोग कहते हैं कि बिल्डर माफिया है, इन्होंने ऐसा कर दिया। मैं प्रॉपर्टी का काम करता था पहले, तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे लिए कोई गाइडलाइंस ही नहीं है। आप देखो कि डीडे ने अभी ये लग्जरी फ्लैट बेचे, और लग्जरी फ्लैट बेचे हैं वो आज, वो भी अभी 3 दिन पहले की खबर है कि वो जो फ्लैट हैं वो रेरा के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं है। रेरा यहाँ पे लागू ही नहीं है अच्छी तरह, और किसी को पता ही नहीं है क्या है। तो ये बातें हैं जो आपको बताने की बहुत जरूरी है कि हम, और आज ये कॉलोनियां हैं सब पावर ऑफ अटॉर्नी में बिकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी पहले रजिस्टर होती थी हमारी दिल्ली के अंदर, तो पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर जो होती थी तो एक तो लीगल पॉइंट मिलता था और गवर्नमेंट को पैसा मिलता था। 4% पे लोगों को, आदमियों के, और 2% पे लेडीज के ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती थी। 10-12 साल पहले ये रोक दिया गया कि इससे रुक जाएंगी। सर इससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोगों ने तो फिर भी किया। क्या इन दिनों में कोई वो नहीं हुआ, कोई शादियां नहीं हुई, क्या कोई काम नहीं हुए? सब लोगों ने मकान बेचे भी और खरीदे भी, और क्या हुआ कि लॉस गवर्नमेंट का हुआ, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पर आज की डेट में यदि आप सिर्फ इस कॉलोनियों को पास करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है? आप इससे डेवलपमेंट चार्जेस ले सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट करवा रहे हैं। और दूसरा आप लैंड की कॉस्ट ले सकते हैं। लैंड की कॉस्ट वो ले सकते हैं जो आज से 30 साल पहले थी, जो मार्केट रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है। अब जब आप उसका रेट लेंगे तो अपने आप ही सब लोग जमा कराएंगे। और तीसरा कि इन सबको बोला जाए कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराओ और स्टैंप ड्यूटी पे करो, और इसके साथ ही हाउस टैक्स लीजिए। कितने लोग हैं, जैसे आप ही जानते हैं कि आपके आने के बाद ही इनकम टैक्स के लोग जो पहले 4-5 करोड़ थे आज 7-8 करोड़ हो गए। सिर्फ आपकी नीतियों की वजह से हुआ। आप ही ये काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे देश में एक ही किरण है, वो है आप। यदि आप इस मुद्दे को ले लेंगे तो आप, जो एक आदमी रात भर जागता रहता है एक बस गड्ढे के ऊपर कि उसका क्या हुआ, उनको मिला कि नहीं, इतने लोग रोते हैं, पीटते हैं, इनकी क्या गलती है? इन्होंने मकान लिया, इन्होंने कोई धोखा तो नहीं दिया। आप कहते हैं कि आपने बिल्डरों ने कर दिया, माफिया। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इतनी दुकानें चल रही हैं, पूरी दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये दुकानें किसकी बेस पे चल रही हैं?
इनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बिल्डरों के लिए काम नहीं है। जो लड़के जो दिल्ली के लोग हैं ये बिल्डर बने हैं, ये मकान बना के अपने आप ही जमीन खरीदते हैं, उसको अंदर डेवलप करते हैं, फिर बेचते हैं। इनको कोई सहायता नहीं मिलती, कोई लोन नहीं मिलता। तो मैं तो कह रहा हूँ ये निर्माता हो गए एक प्रकार से। ये जो सारे के सारे काम है ये निर्माता जो हमारे करने चाहिए थे, और कोई बंदा देखता ही नहीं है। आप नहीं हो तो आप सिर्फ ऐसी नीतियां बना दोगे कि भाई ये काम करना है, इसको कैसे होना है। आज की डेट में आपने पार्लियामेंट बनाई, ये रिकॉर्ड टाइम में बना दी। कोई भी ऐसे नहीं सोच सकता था कि इतनी जल्दी बना सकता है। कोई भी काम आप करते हो टाइम बाउंड करते हो। आज आप कह दोगे जीतने के बाद, ये इलेक्शन जीतने के बाद, कि भाई 1 महीने के अंदर इस चप्पे चप्पे की दिल्ली की फोटो खींच के कर दो, और जितने मकान बचे हैं इनको तोड़ना नहीं है, इनको बसाना है, और इसके अंदर क्या करना है ये आपने बहुत जरूरी करना। आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप ही को जाना है। अब मैं बार बार अपने जितने भी अनसाई कॉलोनी वाले में लोग रहते हैं उनको बार बार कहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें और ज्यादा ज्यादा लोगों को पहुंचाएं, ये बात पहुंचे। अब इलेक्शन होने वाले हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए राशन, हमें नहीं चाहिए कुछ। हमारे मकान जो रह गए हैं 70% से लेके 80% तक पूरी दिल्ली ऐसी अनऑथराइज, कैसे तोड़ सकते हैं? तोड़ेंगे तो बुरा हाल हो जाएगा, इतना हाहाकार मच जाएगा कि कहने की हद नहीं। आप सोचें कि कभी अभी 2006 में जब मैंने किताब दिखाई है उसके अंदर 2006 तक डीडीए ने ये कहा था कि हम कॉलोनियां पास करेंगे। पर पास कैसे करेंगे कि आप सारी जमीन हमें दे दो, फिर हम उसको डेवलप करेंगे और फिर हम आपको वापस देंगे। आप बताओ कि ऐसा प्रैक्टिकल है कि आप सारे के सारे लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनको जमीन कैसे देंगे? आप बताओ कि सर कि जो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी चल रही है दिल्ली के अंदर, लैंड पूलिंग पॉलिसी को आज 12-14 साल हो गए, आज तक भी जमीन अभी लोगों को नाम मिली है। और लैंड पूलिंग के जहां पे जो जगह ली थी वहां गलत आदमियों ने बोर्ड लगा लगा के गलत लोगों को भेज दिया, लोगों को पता ही नहीं है। लोगों की एक आड़ आती है, हमारे फोन आता है कि हाँ जी लैंड पूलिंग की पॉलिसी के अंदर फ्लैट बन रहे हैं, आप बुक करा लो। लोगों ने बुक करा लिए, अब गवर्नमेंट को इसमें ऐड देना पड़ा कि आप इन लोगों को चंगुले मत आओ, अभी कोई लैंड पूलिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई। इतनी बड़ी लैंड अभी तक हमें मिल नहीं पाई। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं यही कह रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल हूं। जैसे आपने पूरी जिंदगी दिया तो मेरी भी उम्र 50 से ऊपर है, तो मैं भी यहाँ ही रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि आप जैसे द्वारका वगैरह है कि आपने प्लॉट दे दिए, और ऐसे लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंदर जो जगह आ रही है जितने आ गई है वैसे ही प्लॉट सोसाइटियों को या किसी को अलॉट कर दो, और वो अपने आप ही बिल्डिंग बनाएंगे और बेचेंगे। प्राइवेट लोगों को इसके अंदर डाल दो, अपने आप ही रोजगार जनरेट होगा। गवर्नमेंट का काम है सड़क देना, पानी देना और बिजली देना, ये मोटे मोटे काम करेंगे। बाकी तो जो हर आदमी पूरी दुनिया में जो इतने बेरोजगार है उनकी बाहें फड़क रही हैं कि हमें काम मिले, हमारे पास काम नहीं है। बेरोजगार लोग मोबाइल देख रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं। और जैसे भी हम जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए। और ये बात जब आपने अनाउंसमेंट की थी किसी ने आपकी बात का ऑर्डर नहीं किया कि ये मोदी जी ने कहा है। आज की देश में मोदी जी की गारंटी है हर बात पे, लोगों को विश्वास है एक ही आदमी के ऊपर, वो है मोदी जी। मोदी जी की गारंटी। आपने ये अनाउंसमेंट की थी कि 1731 करोड़ियां पास करेंगे, तो 1731 क्या हुआ? आज मैं आपको बताता हूं, दैनिक जागरण की रिपोर्ट है पिछले महीने की, उसके अंदर 18,000 लोगों को, हमारे दिल्ली में 40 लाख लोग ऐसे हैं जो अनसाई कॉलोनी में रहते हैं, उससे ज्यादा ही होंगे, और सिर्फ 18,000 आदमियों को ही अभी तक मालिकाना हक मिला है। आप बताएं कि 18,000 आदमियों को अब मिला, उसमें से भी 9 गांवों का अब आ गया कि जिन्होंने जमा कराए थे पेपर उनका कैंसिल है, उनका मानेंगे नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट उठ के आ गया। अब मैं यही कह रहा हूं कि सर आप यदि इसके अंदर बोल दोगे कि भैया इनको बसाना कैसे है, ये मेरे को प्लान लेके आओ, मुझे ये मत बताओ कि ये टूटेगा या ऐसे होगा। जहां जहां पे बहुत परेशानियां हैं वहां पे आप वहां के लोगों को ही इन्वॉल्व कर सकते हो। इस काम के लिए सबसे पहले है कि हमें आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व करें, हर कॉलोनी के आरडब्ल्यू को इन्वॉल्व कर दीजिए आप, और उनको बोलो कि भैया आप अपनी कॉलोनी का पूरी बाउंड्री बनाओ ताकि आगे ना बढ़े। ये रिज डिपार्टमेंट या एमसीडी कोई है जो कह रहे हैं कि हाँ जी यहाँ तक, भाई जो तुम्हारी जमीन बच गई है उसको तो बचाओ। आज की डेट में भी कॉलोनियां बन रही हैं, आपने 1731 कॉलोनियां पास की, वहां पे अभी 2300 के आसपास कॉलोनियां हैं और आगे भी बन रही है। और सबको पता है, हर ऑटो पे हर जगह ऐड लिखी होती है। एक भोला भाला आदमी जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है,
तो उसको कैसे पता चलेगा? मैं कह रहा हूँ कि मैं भी जाऊं तो मुझे नहीं पता चलेगा, जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रखी है, मैंने लॉ की है, पर मेरे को भी वहां जाके मेरे को कोई बताएगा नहीं कि हाँ जी ये क्या है, वो अफसर देखेगा नहीं मेरी तरफ। मैं यही बता रहा हूँ कि आप, सिर्फ आप हो जो सब कुछ कर सकते हो, आप विष्णु का अवतार हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हे भगवान, मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, कहीं आप ये मत करना कि मेरी 75 साल की उम्र हो गई तो मैं अब रिटायरमेंट लूंगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। आप प्रधानमंत्री बने रहना, अब नहीं 20 साल तक, 25 साल तक, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही काम करते रहे। आपने पहले ही, अभी पीछे आज तक में कोई प्रोग्राम आया था तो उसके अंदर आपने कहा था कि मैं तो 2047 की प्लानिंग कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है, हम 2 साल की बात सोचते हैं, आज 2047 की बात सोचते हैं। इसी प्रोग्राम के अंदर अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने साफ बोला कि कश्मीर हमारा है, जो हमारा हिस्सा है, और हम, हमारे हिंदू भी हमारे हैं और मुसलमान भी हमारे। कितनी बड़ी बात है। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जब आप आगे आए हैं तो आप ही करोगे, आपसे ये काम करो। आप ये मत देखो कि ये को क्या कर रहा है, आपका कद बहुत ऊंचा हो गया है। आज की डेट में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप टीवी में बैठ के बोलोगे ना तो लोग आपको देखेंगे, किसी भी आदमी को कोई नहीं देखता, आपकी स्पीच को सुनता है। तो इसलिए आप, मेरे को बार बार प्रार्थना है कि इन अननेसेसरी कॉलोनी के बारे में सोचो। और मैं बार बार बाकी लोगों को कहता हूं कि जो भी अभी इलेक्शन लड़ने आ रहा है उनसे बार बार कहो कि हमारी बात मोदी जी तक पहुंचाओ, हमारे मकान बचाओ, हमारे कहीं भी। पिछली बार जब इलेक्शन हुए तो सब पार्टियों ने पोस्टर लगा रखे थे पीछे बड़े बड़े कि यहाँ झुग्गी वहां घर। ये लोग जो आज अननेसेसरी कॉलोनी में बसे हुए हैं, यहाँ पे बिजली है, पानी है, सब कुछ है, थोड़ी कमी है, उसको सुधारना पड़ेगा, ना कि उनको तोड़ देना है, उजाड़ देना है। इससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। बहुत दुख होता है जब रोता है कोई आदमी, कोई 15 लाख का मकान लेके बैठा हुआ है और उसकी जब निकल पूरी जिंदगी रक्षा चला चला के कैसे उसने पैसे कमाए, कैसे उसने किया है ये। अब ये, और ये जो सारे जो मकान बने हैं उसके अंदर इन लोगों का दोष नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इन लोगों का दोष नहीं है, सबकी जरूरत है। आज की डेट में हमें 3 बार भूख लगती है, 3 बार पूरे दिन में 3 बार खाने का मन करता है। यदि आज उनको खाना, आपने वो खाना दिया, यदि इनको खाना नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? जो दंगे करेंगे, फसाद करेंगे और स्नैचिंग करेंगे, चोरियां करेंगे। तो कितनी बड़ी बात है कि जो आपने को, आप मूल बात को समझ गए कि खाना इनको मिलना चाहिए, आपने खाना दिया, कोरोना के अंदर खाना दिया, कितनी बड़ी बात है। ऐसे ये वाली जो समस्या है, इस समस्या को आप हल कर दोगे तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए है, पर मुझे यही कहना है कि आप ही सर्वसर्वा है, आप ही करता धरता है। आप इन अननेसेसरी कॉलोनी में कोई भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई प्रकार की लैंड है। हमारे दिल्ली के अंदर हर जगह जैसे बाकी शहरों में होता है तो 2-3 लैंड होती है, एक एग्रीकल्चर लैंड है, एक म्युनिसिपल कमेटी की लैंड है, एक कोई इंडस्ट्रियल लैंड है। बस हमारा ही एक दिल्ली है कि दिल्ली राजधानी रही है, यहाँ पे हर तरह की लैंड है। यहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, ग्राम सभा की लैंड है, वक्फ बोर्ड की लैंड है, डीडीए की लैंड है, रिज की लैंड है, और पंजाब एक्ट की जमीन है। कितनी कैटेगरी है कि लोगों को पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो एक अधिकारी बैठा है उसको भी नहीं पता होता। हम कहते हैं इसका क्या होगा, ये कैसे करते हैं, वो नहीं बता पाता, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। आज जब इतना मीडिया आगे बढ़ गया है, जब लोगों की रीच पहुंच गई है, तो सिर्फ आप, जैसे आप बना रहे हो कि हर घर का डाटा बनेगा, वैसे इनके घरों का भी डाटा बना दीजिए आप, और सबको बोलो कि भाई इनको बसाने वाली बात बताओ, मुझे ये मत बताओ कि उजाड़ना कैसे। सब लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, हाँ जी ऐसे है, यो नहीं चलता, वो ऐसे कर रहे हैं, जो वही गवर्नमेंट कर रही है। कोई नहीं, आप जैसे बसा रहे हो, जैसे इतने लोगों को मकान बना दिए हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता। और अभी का डाटा है ये तो, और आप लगातार बना रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, हमारी उम्र भी आपको लगा दे, क्योंकि आप ही कर सकते, जो कर सकता है हम उसको कहेंगे। हमारी क्या वजूद है, हम तो आज मरे, कल हमारे को पूछेगा नहीं कोई, आज 2 दिन के बाद पूछेगा नहीं, कॉलोनी में भी नहीं पूछेगा मुझे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप किसी तरह भी ये अननेसेसरी कॉलोनियां बचा लो और इन लोगों के मकान तोड़ने से बचा लो। हम बहुत दुखी, सब बहुत दुखी है। ये बाहर से लोग आए, इनको नहीं पता था, बाहर से आए, कश्मीर से आए, कश्मीर ने यहाँ बड़े मकान ले रखे हैं, कहीं वहां से आया, वहां कहीं पे दंगा हो रहा है तो वो यहाँ दिल्ली में आएगी बसने के लिए। क्या गलती है इनकी? को बाहर से आ रहा है, गांव में पता नहीं है, बिहार में उसकी इतनी बीघे जमीन है, आज छोटी सी जगह नहीं, 10-12 हजार की तनख्वाह लेता है और 5 हजार रुपये देता है।
5,000 का किराया देता, 30% हमारा हाउस पे खर्च होता है। इसी चक्कर में इसको बचाने के लिए कि मेरा बच्चे पल जाए, गुजारा हो जाए, उसने मकान लिया, उसका कोई गलती नहीं की। उसको मकान दिख रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कहाँ से क्या लेना, वो सब देखता है कि ये चीज मिल रही है, बात खत्म है। अब जब जाके अब लास्ट में आके सारे डिपार्टमेंट उठ रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इतने सालों तक सोए रहे क्या? इन्होंने इतनी घूसें गाई, इतने इतने रिश्वत खा रखी है कि इनके महल बने हुए हैं इनके, और आज जिनके मकान बने हुए हैं उनको तोड़ रहे हैं। क्या मिलेगा इनको ऐसे तोड़ के? ये कोई भी बात आप तक नहीं पहुंचाता। मैं चाहता हूं कि आप तक बात पहुंचे। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। इन दुखों का आप ही निवारण कर सकते हो, आप कर दो किसी तरह। हम सब पूरे कॉलोनी वासी, पूरे अनसुई कॉलोनी वाले आपके आभारी रहेंगे। हर कॉलोनी वाली, हर अनसुई कॉलोनी वाले को मैं कहूंगा कि आप ये वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, और हर आदमी, जिस जनता हर कॉलोनी में जो भी बंदा एमपी के इलेक्शन के लिए आए, किसी उससे एक ही जवाब करे कि हमारे कार्य मकान कैसे बचेंगे। हमें एक ही गारंटी चाहिए, वो है मोदी जी की गारंटी। मैं आप कह रहा हूं कि आपने एक बार, सिर्फ एक बार बोलोगे कि हाँ जी मैं सारे मकान बचा दूंगा, आपका हल निकाल दूंगा, तो कुछ भी आपको कन्वेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके एक बार बोलने से ही सारी दुनिया, पूरी दिल्ली आपको वोट देगी। मैं आपको बार बार यही करता हूं, मैं कोई आपको चापलूसी नहीं कर रहा, मैं आपका नहीं है, आपको अच्छा लोग कहते हैं। आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में कम से कम भी तो 1,40,00,000 लोग हैं। 1,40,00,000 में से 1 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ आप ही को मानते हैं। कितनी बड़ी बात है। पूरे 100 करोड़ आदमी जिसको मानते हो, वो उसकी कितनी ताकत है। पूरे देश में 8 अरब लोग हैं, जिसमें 1 अरब तो बिल्कुल ही आपके अंधे भगत है। आप बार बार इसको, मैं जब आप अपने, क्योंकि आपका कद बहुत बड़ा है, आप इसलिए नहीं है, छोटे छोटे नेताओं से, मुख्यमंत्रियों से आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपका मुकाबला है सिर्फ एक, अपने से। आपने जो स्पर्धा की है, लंबी लाइन खींची है, इस लंबी लाइन को आगे कोई नहीं पार कर सकता। सालों लग जाएंगे, सदियां लग जाएंगे, तब आप इतना काम कर पाएगा आदमी। और आप जैसे काम कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि ये काम इतने अच्छे हो रहे हैं कि हम गदगद हैं। हमें देखकर खुशी होती है। हम नहीं कह रहे कि कोई गलतियां नहीं होती या किसी से या कुछ नहीं होता। आप क्यों आपके पास नहीं पहुंची? आप सच्चे सच्चे इंसान हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि नीचे आपके कोई हो सकता है कि गलती भी कर रहा हो, तो उसके अंदर आपका कोई दोष नहीं। हम आपके बेस के ऊपर एक छोटा छोटा काउंसिलर जीत जाता है, एक एमएलए एमपी, जितने लोग जीतते हैं इलेक्शन बीजेपी के या मोदी जी के नाम पे, उसे 50% लोग हैं वो सिर्फ आपके नाम से जीतते हैं। उनका अपना कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, सिर्फ आपके नाम से जीतते हैं। ऐसा इंसान यदि ये बात को करेगा, ये बात सोचेगा कि मेरे को काम करना है, तो अपने आप का सिर्फ बात पहुंचनी है। वो बात पहुंचेगी कैसे, मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं हूं। आपने पीछे एक बड़ी स्कीम निकाली थी, 25 आदमी मैं ऐसे रखूंगा जो इलेक्ट होकर जो जीत के वो एग्जाम देके नहीं आएंगे, तो हर फील्ड से लूंगा और उससे काम करूंगा। मैंने बार बार ये कहा है आपको कि मेरा एक छोटा सा आदमी हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अभिलाषा नहीं है। कब हम इतना जरूर है कि हम जब देखते हैं किसी को दुखी, हम अपने काम वाली को या किसी को देखते हैं दुखी, तो बहुत दुखी होते हैं। तो आप से प्रार्थना है कि इसका हल निकाल देना। मैं दोबारा भी कभी होगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा, तो मैं अब यही कहूंगा कि हर आदमी, हर अनसारी कॉलोनी का हर घर वाला इस बात को कहे। ये जो लोग जिनके अच्छे मकान हैं, वो ये क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो ऐसे बन गया, वैसे बन गया। अरे मालिक, आपने, भगवान ने पैसा दिया आपको, अच्छी नौकरी दी आपको, आपने डी का मकान ले लिया, कुछ है, हर आदमी ले सकता है। आज की डेट में मेरे यहाँ से, घर से दूर साकेत पड़ता है, उस साकेत में 200 गज का फ्लोर 4 करोड़ का है। 4 करोड़, मिनिमम 4 करोड़ का। आप बताइए कोई ले सकता है? एक छोटा सा घर, 100 गज का घर भी वहां पे 1 करोड़ से ऊपर है। ये मालवीय नगर साथ में है, वहां पर 100 गज का मकान 1.5 करोड़ का है। आप बताइए कि ले सकता है? जो आदमी 20-30 हजार रुपए कमा रहा है, वो कैसे लेगा? इसीलिए लोग अनसर कॉलोनी में आए, इसका इनका कोई नहीं था, और कोई है ही नहीं, रूल ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। आज की डेट में आप जैसा आदमी है जो इनकी समस्याओं को हल है, जिसके अंदर दिल धड़कता है, जिसके अंदर दर्द है, वो ही कर सकता है। और आपको कोई अभिलाषा नहीं है, आपकी यही अभिलाषा है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, मैं जो भी अधूरे काम है जो पिछली गवर्नमेंट नहीं कर सकी, मैं पूरे करूं, और ये आप ही कर सकते हैं।
मुझे माफ करना, मेरी कोई बात गलत लगी हो तो मुझे माफ करना। मैं सब लोगों से माफी मांगता हूँ, मेरी कोई अभिलाषा नहीं, मैं दुखी हूँ सब लोगों को दुखी देख। जय माता दी।